नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ दिन एग्ज़ाम बाकी भी है, तो जिनका एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए ये क्लास 23 तारीख के दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जो भी जीके जिसके क्वेश्चन पूछे गए थे, आप यहाँ पे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको एग्ज़ाम देना है शुरू से एक एक बात ज़रूर सुनिएगा, और अगर मुझे विश्वास है कि अगर आपने सिर्फ एनालिसिस भी पर डे किया होगा तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने इतना चीज़ एनालिसिस में ही कवर करा देता हूँ कि आप जो है 60% से ज़्यादा क्वेश्चन बना ले जाएंगे। और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में जो क्वेश्चन की लेवल रही है ये लो टू मॉडरेट रहा है। और ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि 50 में से 45-46 भी किए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट का स्वरूप नहीं होता है। आपने इसमें 4 ऑप्शन दे रखा होगा, है ना। 4 ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई एक ऐसा रहेगा जो इन 3 से भिन्न रहेगा। आप जानते हैं कि भारत में बजट के रिलेशन में हम 3 प्रकार की बात करते हैं। एक तो हम संतुलित बजट की बात करते हैं, एक हम अधिशेष बजट, और एक हम घाटे की बजट की बात करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की बजट होती है। संतुलित मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि आप जो है एकदम इक्वल होगा। अधिशेष मतलब अधिशेष बजट से तात्पर्य होता है कि टैक्स की जो कलेक्शन है, जो सरकार की कमाई है वो टैक्स से आती है। तो टैक्स की कलेक्शन मान लीजिए 1.2 रुपया हो गया, और जो आपका खर्च है वो हमारा हो गया 1 रुपया। तो इसमें से जो 0.2 रुपया बच रहा है, यानी ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो ऐसे बजट को हम अधिशेष बजट कहते हैं, यानी टैक्स का कलेक्शन खर्च से अधिक हो जाता है। ठीक है। एक आपका घाटे की बजट होती है। घाटे की बजट नाम से स्पष्ट है कि घाटा लगेगा, चूंकि सरकार बजट पेश करते हैं तो सरकार को घाटा लगेगा। इसका मतलब कलेक्शन कम होता होगा और खर्च अधिक किया जा रहा होगा, तो उसे कहते हैं आपका घाटे का बजट। तो इन तीनों के अलावा कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, चालू बजट, ऐसा कुछ भी लिख देगा तो आपको राइट आंसर वही करना था, क्योंकि वो बजट के फॉर्म में नहीं आते हैं। बात रही बजट की आर्टिकल कौन सी है इंडिया में, तो आर्टिकल 112 है, लेकिन यहाँ पे बजट शब्द का मेंशन नहीं है। इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का समावेशन किया गया है आपके संविधान के अंदर। भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से जो है अगले साल के 31 मार्च तक चलती है। अभी हम लोग 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में जी रहे हैं, यानी 31 मार्च 2024 के बाद हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा भारत में पहले जो स्वतंत्र भारत की पहले बजट पेश किए थे, ये आपका सन्मुखम सेट्टी। गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। वहीं सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है ये मोरारजी देसाई साहब के नाम है। तो इन सभी जो महानुभाव हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। मोरारजी देसाई साहब को मैंने बता दिया था कि ये पहली गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर आपका बना था इंडिया के अंदर। गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन? मोरारजी देसाई, है ना। और ये जनता पार्टी के तरफ से बने थे, जनता पार्टी के तरफ से जो है आपके बने थे मोरारजी देसाई साहब, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देखिए, रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग करा गया था। वित्तीय ईयर समझ गए तो 1924 कहने का मतलब है 1924-25, ठीक है। तथा इसे पुनः, यहाँ पुणे लिखा गया है भैया, पुनः मतलब एगेन, है ना। एगेन जो है आप कब मिला लिया गया? 2017 के अंदर इसे मिला लिया गया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। इस प्रकार के 2016 में अधिनियम बना इसे मिलाने के लिए, और 2017 में पहली बार आम बजट और रेलवे बजट एक ही साथ पेश किए गए मर्ज रूप से। अब मर्ज ही पेश किए जाते हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो आपका 1924 में रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था, इसके कमेटी पहले रेलवे के एग्जाम में पूछा करता था, तो एक बर्थ कमेटी के अनुसार अलग हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले डिजिटल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे पहले डिजिटल बजट पेश किया है। इस फॉर्म में क्वेश्चन कभी भी पुराने नहीं होंगे कि पहली बार किस राज्य में क्या हो रहा है मॉडर्न लाइफ में, तो ये जरूर याद रखें। सबसे पहले डिजिटल बजट आपका उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम जैविक राज्य का दर्जा आपको सिक्किम को दिया गया है। डिजिटल यूटी पहला ये जम्मू एंड कश्मीर को बताया गया है। डिजिटल स्टेट पहला केरल को बताया गया है। सेमीकंडक्टर वाला स्टेट गुजरात को बताया गया है। दुनिया में सबसे बड़ा जो आपका जो प्लांट लगाए गए हैं गोबर गैस वाली, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया है। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे चीज़ है
हैं जो आपकी पहली बार हो रही है। जैसे सबसे पहले है ना डिजिटल जो आपका जो डिजिटल बजट बदला बता ही दिए उत्तर प्रदेश, और डिजिटल राज्य केरल, डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से जैविक राज्य सिक्किम। हाँ, प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ग्राम भी आपको याद रखना है मोढेरा, और प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सिटी सांची सिटी मध्य प्रदेश। ये सब ध्यान रखिएगा, आपको काम आएगा भाई। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया है, अमजद अली खान का संबंध किससे है? रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ये सरोद से है। सरोद के अन्य प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दासगुप्ता। ये सभी के सभी जो है सरोद के प्लेयर हैं। इनके अलावा सितार के प्रमुख कलाकारों में आएंगे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्रा, है ना, बुद्धादित्य बनर्जी, अनुष्का शंकर। ये सभी के सभी जो हैं आपके कहाँ से हैं? सितार से हैं। विश्वमोहन भट्ट तथा ब्रिजभूषण काबरा ये गिटार बजाते हैं। इसके अलावा एल सुब्रमण्यम, कन्नाकुड्डी वैद्यनाथन, विष्णु गोविंद जोग, संगीता राजन, टी.एन. कृष्णन, ये सभी के सभी वायलिन बजाते हैं, वायलिन से संबंधित है। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा साहब, गुदई महाराज, लतीफ़ खान, किशन महाराज, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी तबला से संबंधित हो जाएंगे। टी.एच. विनायक का नाम घाटम से, और तोताराम का नाम पखावज से। तोताराम शर्मा है ये, तोताराम शर्मा का नाम आप पखावज से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अन्नपूर्णा देवी, सुरबहार अगर ऑप्शन में है तो सुरबहार को सिलेक्ट कीजिए, सुरबहार ऑप्शन में नहीं है तो सितार से काम चला सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, स्वास्थ्य से संबंधित है ना। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा से। इसके अलावा आयुष्मान भारत की शुरुआत जो है 2018 में करा गया था। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा राज्य सरकार से टाई करके चलाया जाता है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष इसी प्रकार का है जो टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 2014 में ही हुआ था। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। इनके अलावा जो प्रधानमंत्री आपका जो जीवन ज्योति योजना है ये भी रिक्स कवर करते हैं। इसके अलावा सलमान रश्दी का छपने वाला पहला उपन्यास कौन सा था? सलमान रश्दी की पहला उपन्यास ग्रैमस था, लेकिन काफ़ी पॉपुलर इससे नहीं हुआ। सलमान रश्दी की जो दूसरी उपन्यास द मिडनाइट चिल्ड्रेन है ये काफ़ी पॉपुलर हुए और इन्हें को सम्मान दिलाए बुकर पुरस्कार। इसके अलावा सलमान रश्दी की अन्य प्रमुख पुस्तकों में द सैटनिक वर्सेज ये चौथा उपन्यास है इनका। विक्ट्री सिटी लेटेस्ट उपन्यास है इनका सलमान रुश्दी का, इनको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ये किरण देसाई को अवार्ड दिलवाया था इंटरनेशनल बुकर वाला। व्हाइट टाइगर ये भी अरविंद अडिगा की पुस्तक है, ये भी बुकर से जुड़ा हुआ है। रेत की समाधि गीतांजलि श्री 2022 यानी पिछले साल में इंटरनेशनल बुकर से जुड़ा हुआ किताब है। तो ये जो भी किताब आप देख रहे हैं सभी बुकर से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा इसके लेखक आपके जो हैं, इसके लेखक आपका हो जाएगा श्रीलंका के करुणा सेहान तिलका है। ठीक है, ये श्रीलंकन है ना। और ये पुरस्कार, ये बुक को जो है बुकर, जो मेन वाला बुकर अवार्ड है ये दिया गया था पिछले साल द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा को। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य संतुलित विकास करना था? तो संतुलित विकास करने का जो उद्देश्य है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर विशेष बल दिया गया था। यह हेराल्ड डोमार के मॉडल पर आधारित तथा इसकी अवधि 1951 से 1956 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को विशेष टारगेट किया गया था। इसमें 3 फैक्ट्री मैंने बता रखा है आपको। इसकी अवधि 1956 से 1961 और पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। महालनोबिस के जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। चलते हैं आगे। विकासशील देश पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? इसमें कुछ हमको लग रहा है यहाँ पे भूमंडलीकरण की जगह मेरे ख्याल में औद्योगिकीकरण होगा। तो जो बच्चे क्वेश्चन भेजे हैं जरा कंफर्म कीजिएगा एक बार। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जो राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ऑप्शन में एक दिवाली दिया था। दिवाली राष्ट्रीय पर्व नहीं है, हालांकि इंडिया में हर कोने में किए जाते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्मावलंबियों की त्यौहार है। जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं ये सबके लिए
होते हैं, जैसे आपका गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती, ये सब राष्ट्रीय पर्व का जो है दर्जा प्राप्त है। इनके अलावा दिवाली हिंदू धर्म की प्रमुख पर्व है, जो भारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो कार्तिक मास में मनाई जाती है। इसके हिंदी मास जरूर याद रखें, दीपावली, दशहरा, इस सब का हिंदी मास पूछता है, जैसे अभी पर्यूषण का हिंदी मास पूछा था। भारत में 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति पूरे देश में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। यह भी एक हिंदू त्यौहार है। मकर संक्रांति को हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, पोंगल, मकर, बिलक्कू, उत्तरायण वगैरह इत्यादि, बिहू। इसके अलावा हरित क्रांति में गेहूं का आयात कहाँ से किया गया था? मैक्सिकन गेहूं, मैंने आपको बताया भी था कि सबसे अधिक प्रभाव भी मैक्सिकन गेहूं कहाँ से लाया गया था? HYV मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी, उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, इसी के खोज करने हेतु नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। खोज नहीं मतलब डेवलप करने हेतु। हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पे 1960 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिकी थे, USA के थे, इनके द्वारा स्टार्ट करा गया। भारत में इसकी शुरुआत 1967 पंजाब से हुई तथा भारत में इनके लाने का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। इसके अलावा गेहूं पे सबसे अधिक असर हुआ था हरित क्रांति का। प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि उन्नत किस्म के बीज और खादों का इस्तेमाल करके खाद्यान्नों के पैदावार में बढ़ोतरी लाना ही हरित क्रांति की मेन लक्ष्य होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना था? सिंपल सी बोल रहे हैं कि मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार थे। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के चाणक्य की सहायता से किए थे, है ना। अब जानते हैं कि नंद वंश के जो प्रथम शासक है ये महापदम नंद थे, ठीक है, और अंतिम शासक धनानंद। तो धनानंद को हरा के जो है आपका किसके सहायता से? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इन्हीं चाणक्य की पुस्तक आपका अर्थशास्त्र है जिसे आप पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो है आपका अर्थशास्त्र, ये वाला इकोनॉमिक्स वाला नहीं, इनके अर्थशास्त्र जो है कानून और राजनीति से संबंधित है भाई, है ना, क्योंकि ये भी पूछा गया है कि इनके अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है, ताल्लुक रखते हैं। तो धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे बिंदुसार ने बैठा। बिंदुसार कौन है भाई? तो ये जो है आपके अशोक का जो है पिताजी हैं, और एक आपका बिंबिसार है, बिंबिसार भी है ना आपके इतिहास में। तो बिंबिसार ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं और अजात शत्रु के पिताजी हैं। बिंदुसार अशोक के पिताजी हैं और मौर्य वंश के सेकंड शासक हैं, ठीक है। आज मौर्य वंश में सबसे प्रतापी राजा अशोक ही हुए, जो बिंदुसार के पुत्र हैं। अशोक के साथ सांची का स्तूप, कलिंग का युद्ध इत्यादि जुड़े हुए हैं। देखिए सांची का स्तूप बनाने का श्रेय तो अशोक को है, लेकिन खोजने का श्रेय टेलर को है। 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज करी गई थी। और अभी हमने कहा कि भाई सांची नामक जो सिटी है आपके MP के अंदर, ये भारत के सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले पहला शहर बना है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है ये गुप्त से लिया था। इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों को श्रीलंका भेजा था। अपने संघमित्रा एक्सप्रेस भी चलता है, पटना होके जाती है। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करा गया था। पहला आपका राजगीर में, दूसरा आपका कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में करा गया था। प्लास्टिड से कुछ कथन आया है, अब कथन नहीं है तो आंसर कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा तिलैया बांध कहाँ स्थित है? देखिए तिलैया बांध, रेणुका बांध, ये दोनों मैं MTS के क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। जहाँ रेणुका बांध आपके हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, तिलैया बांध आपके झारखंड राज्य से ताल्लुक रखते हैं, है ना। तिलैया बांध झारखंड में बराकर नदी पे है और ये बराकर नदी किसके सहायक नदी हो जाएंगे? तो दामोदर के सहायक नदी हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बराकर किसके सहायक नदी है, तो भैया दामोदर के सहायक नदी होते हैं। और एक होता है जी आपका बराक, तो ये बराक नदी जो है ये आपका जो ब्रह्मपुत्र है उनके सहायक नदी होते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। एक आपका हुंडरू जलप्रपात है जो स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है, हुंडरू जलप्रपात। और एक आपका पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात, ये आपका MP के अंदर नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर के पास भेड़ा घाट के समीप। इसके अलावा दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की दोनों जो मतलब मिली जुली परियोजना है, दोनों सरकार की, झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की, तथा भारत
भारत में यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी आपका दामोदर घाटी परियोजना, जो 1948 में स्टार्ट करी गई थी। इसके अलावा लोहित तथा बराक नदी ये ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदियों में से हैं। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों में आएंगे सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ये सभी के सभी जो है आपके ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में हो जाएंगे। लोहित, बराक भी याद रखिएगा। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध, ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें सरदार सरोवर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है स्थित है। हीराकुंड बांध जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है, महानदी पर है। महानदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी और कृष्णा के बाद। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे उत्तराखंड के अंदर स्थित है और ये सबसे हाइट वाला जो है आपका बांध परियोजना है। वहीं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली गुरुत्वीय बांध परियोजना है। तो सभी के बात को जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भैया ये कानपुर के अंदर हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, स्वामी सहजानंद के द्वारा हुआ था, सहजानंद के द्वारा। और एन.जी. रंगा भी इसमें सदस्य थे, एन.जी. रंगा सचिव बने थे इस जो समिति है आपका किसान सभा। इसके अलावा 1885 में कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ? तो कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में ए.हुम के द्वारा हुआ था। इसके अलावा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे? तो ढाका में हुआ था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के प्रयास से 1906 में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और टका बांग्लादेश की मुद्रा है। बंगाली जो है बांग्लादेश की भाषा है। इसके अलावा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यानी HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सन्याल और उनके सहयोगी के द्वारा। 1928 में इसी HRA का नाम बदल के हसरा कर दिया गया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी नामकरण जो हुई ये आपका दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे आजकल हम अरुण जेटली मैदान कहते हैं, यहीं पर हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने इसे नामकरण चेंज करने का श्रेय अपने नाम लिया था, यही चेंज किए थे। अपने नौजवान सभा के जो सदस्य थे, सॉरी भगत सिंह, माफ कीजिएगा, भगत सिंह के द्वारा चेंज किया गया था। भगत सिंह के जो नौजवान सभा थे उनके सदस्यों के सहमति के। लेकिन मैंने बता रखा है कि अगर आपसे एग्जामिनर कल होकर क्वेश्चन पूछे कि भाई HRA का नाम हसरा करने की जिम्मेवारी या फिर सोच सबसे पहले किसके मन में आया, तो चंद्रशेखर आजाद साहब सबसे पहले इस बात पे विचार किए कि भाई HRA का नाम हसरा करना चाहिए, इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ना चाहिए। लेकिन किए कौन? तो भगत सिंह साहब। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पर कराया था? महाराष्ट्र के नासिक में करा था। यही नासिक से जो है त्रंबकेश्वर से आपका गोदावरी नदी निकलती है, जय त्रंबकेश्वर। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? सब दिन आपके 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1976 42वां संविधान संशोधन, यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था। मैंने आपको कहा था कि स्वर्ण सिंह समिति ने मात्र 8 प्रकार के ही मौलिक कर्तव्य को सुझाए थे, लेकिन जोड़ा गया था उस समय कितने? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। कौन से भाग में रखे गए हैं? 4 के, और किस आर्टिकल में? 51 के ए में रखे गए हैं। देखिए 2002 में जो 11वां आपका मौलिक कर्तव्य बना, और मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकार भी एक आर्टिकल 21 का ये जोड़ के रखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। तो ये 2002 में आता है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार 11वीं मौलिक कर्तव्य और आपका एक मौलिक अधिकार में भी एडिशन हुआ था। मिली जुली संस्कृति विरासत की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है? ये भी आपके मौलिक कर्तव्य से पूछ लिया। और मैं आपको हमेशा ये कहता आया हूँ कि आर्टिकल 51 के 1 के जो 11 अलग अलग मौलिक कर्तव्य है, इनको अलग अलग जरूर देख लें। और ये सीट न जाने कितने साल से आप हमसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो मिली जुली संस्कृति की बात है ये F में होगा, F में होगा। देखिए F में है, F में लिखा हुआ है आर्टिकल 51 के 1 के F में, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसकी संरक्षण करना। तो जो भी बच्चे आर्टिकल 51 के AF लगाए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 1 का 11 आपको याद करना ही नहीं है, क्योंकि आप जानते
जानते हैं कि सबसे लास्ट में शिक्षा वाला आया है, तो शिक्षा वाले को जो है सबसे नीचे में ही रखा गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच है, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। आर्टिकल A के H पूछे जाते हैं। अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, जो आर्टिकल 51 1 के C में दिया है, ये भी आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ हैं जो इस सीट से आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी है, मैंने न सिर्फ ये बताया था, सिर्फ ये भी बताया था कि इसमें सदस्य का बंटवारा, विभाजन कैसे था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही पूछा है कि कितने जो है सदस्य भाग लिए थे, तो 72 सदस्य भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब के द्वारा किया जाता है। ये पेशे से एक वकील रहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन होते हैं 1906, उसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी, और इसमें स्वराज शब्द का जो है प्रयोग करा गया था पहली बार। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के लिए सिलेक्ट होने वाले ये पहले भारतीय हैं आपके दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा कांग्रेस के 1916 का एक अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आता है। अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इसमें क्या होता है, गरम दल और नरम दल जो सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हो गए थे, ये भी एक हो जाते हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो जाते हैं आपके 1916 लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में हमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। इसकी अध्यक्षता JL नेहरू कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस के और भी इम्पोर्टेंट है आपके जो है बैठक है 1896, क्योंकि मैं सब चीज़ बता रखा हूँ इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं रिपीट करना चाहता। 1896 में आपका रहमतुल्लाह सयानी, जहाँ पे वंदे मातरम आपका गाया गया था पहली बार। वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये हमारे देश के राष्ट्रीय गीत हैं। इनके अलावा 1907 में रास बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में आपका कांग्रेस जो है सूरत में 2 भागों में विभक्त हो गया था, गरम दल और नरम दल में। तो ये सभी के सभी बात आप जो है जरूर याद रखें। इसके अलावा मोहिनी किस नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी भगवान विष्णु का स्वरूप है, लेडीज वाली स्वरूप, जो आपने देखा होगा भस्मासुर को भस्म करने के लिए मोहिनी का रूप लिए थे प्रभु, है ना। यह केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप को दर्शाया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि मोहिनी का मतलब ही होती है अट्रैक्टिवनेस, मतलब अट्रैक्ट करने वाला, लुभावनी प्रवृत्ति की। इसके अलावा सादी रट्टम, सादी रट्टम किस नृत्य को कहा जाता है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम को ही सादी रट्टम कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से है तथा यह महिला एकल नृत्य है। एकल मतलब सिंगल वाला। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल, सत्रिया जो है असम का है, मणिपुरी मणिपुर का, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का। तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। बाद बाकी 6 को हाफ क्लासिकल डांस का जो है संज्ञा दिया गया है। 14वें दलाई लामा की पुस्तक का नाम क्या है, मैंने आपको बताया था कि दलाई लामा की जो भी पुस्तक होगा उसमें खुश रहने की जो बात है जरूर कही जाती है, खुश रहने की बात जरूर की ही जाती है। इसके अलावा मैंने एक और राइटर का आपको क्लू दिया था कि जो अमिताभ घोष साहब की पुस्तक होते हैं इसमें नेचर का जिक्र जरूर होता है। जैसे आप इसका कोई भी किताब ले लीजिए, जंगलनामा, जंगल क्या है भाई, नेचर होता है ना। ए रिवर ऑफ स्मोक, रिवर क्या होता है, नेचुरल चीज है ना। इसके अलावा द लिविंग माउंटेन, माउंटेन क्या होता है, नेचुरल चीज है। तो ये अमिताभ घोष साहब की पुस्तक में कुछ इस प्रकार के नाम होते हैं। उसी प्रकार से ये दलाई लामा की पुस्तक में हैप्पीनेस, जॉय, यानी जिंदगी जीने, खुशनुमा रहने के लिए जो भी वर्ड होते हैं लगभग इनके किताब में आप पाएंगे। ठीक है, तो इनके किताब के जो नाम है कुछ इस प्रकार है। लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव चीज है। द बुक ऑफ जॉय, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, इस प्रकार से इनके पुस्तकों का नाम है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिखे होंगे तो राइट आंसर हो जाता। ए लिटिल बुक ऑफ करेज, अभी आपने देखा ये लिटिल बुक ऑफ करेजमेंट तो दलाई लामा का है। एक पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ करेज, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इसे VVI और आपका जो है कंफ्यूजिंग पेयर का पुस्तक है। चूंकि दलाई लामा और रस्किन बॉन्ड दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने
मैंने यहाँ पे रखा है। 14वें दलाई लामा का जो ओरिजिनल नाम है ये क्या है, तेंजिंग ग्यात्सोआ। क्या नाम है भाई, तेंजिंग ग्यात्सो, इस प्रकार से नाम है इनके। हिमाचल प्रदेश में रहते हैं ज़्यादातर। इनके अलावा क्लीनमेट किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से कुछ एक आया है आपका, क्लीनमेट है ना, क्लीनमेट। क्लीन स्विप तो समझ रहे हैं, क्लीन स्विप होती है मतलब कोई भी चीज़ को पूरा साफ करना। क्लीनमेट बताइएगा कि इसकी कौन से खेल का ये शब्द है, मुझे इसकी जो है आंसर ज्ञात नहीं है, आप लोग बता सकते हैं मुझे, है ना भैया। कोई भी, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मैं आपको जो है ये हमेशा बताते आया हूँ कि कोई भी आदमी 100% परिपूर्ण नहीं होता और एक आध क्वेश्चन जो है उनके जेहन से उतर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखते हो ना, वो कई बार एडिट किया गया होता है, ठीक है मेरे भाई, है ना। मैं जो है आपके सामने जैसे ही पढ़ाता हूँ वैसे ही डाल देता हूँ, चाहे बीच में मेरे कई बार आप देखे होंगे, कई बार नेटवर्क का साइन आ जाता है, कई कुछ आ जाता है, तो मुझे करना ही नहीं आता और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि चोला बदल के कितने दिन तक, ठीक है भाई। जो हूँ वो सामने पढ़ा रहा हूँ, और जहाँ मैं आपको बता दिया हूँ कि जिस दिन आपको लगे कि मैं आपका टाइम पास करवा रहा हूँ, उस दिन बेझिझक आप जो है मेरा साथ छोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। मैं आपका टाइम पास नहीं करवाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा। बस बच्चे के सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एग्जाम में आप मेरी इंतज़ार करते रहते हो एनालिसिस का, उसी प्रकार से अगर आप, जब मैं पढ़ाता हूँ तब अगर आप पढ़ने लगो ना, तो ये वाली दिन कुछ और बेटर हो सकती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है। मैंने आपको कितनी दफ़ा बताए होंगे कि 0.6% माइनस में चला गया नागालैंड, चाहे कारण जो भी हो। नागालैंड में वृद्धि की जगह पे जनसंख्या घट गया था। ये देखिए ग्राफिकल मोड में ही मैंने आपको जनगणना वाला करा रखा है। सबसे अधिक जो है दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो मेघालय का रहा था, और देश की ओवरऑल 17.64 रहे थे, ठीक है। ये सब कुछ एक बातें हैं जनगणना को लेके, और बाद बाकी तो चीज़ बता ही दिया हूँ। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम, ग्रामीण शहरी, और ओवरऑल के रिलेशन में लिटरेसी रेट बता दिया हूँ, आपका सेक्स रेशियो बता दिया हूँ, आपका डेंसिटी बता दिया हूँ। ये सब कुछ क्वेश्चन है जी। इसके अलावा फहियान गुप्त शासक के दरबार में कब आया था। चंद्रगुप्त जो है आपका किसके काल में आया था, ऐसा क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, तो ये विक्रमादित्य के काल में आया था, तभी तो मैं ऐसा आंसर लिखा हूँ। हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है ना, जो हर्षवर्धन के कवि थे। और एक आपसे पूछा जाता है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, ठीक। इसके अलावा किस प्रतिहार शासक ने अरबों पे आक्रमण किया था। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक भी हैं, और इन्होंने अरब पर आक्रमण किया था और काफ़ी सारे इलाके को अपने कब्जे में लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पे पहली बार मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमण किस राजा के समय में हुआ था, तो राजा दाहिर के समय में हुआ था। ये पंजाब आदि के क्षेत्र में राज्य संभालते थे, है ना। और वो आक्रमण करने वाला जो थे कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। भारत के स्कंदगुप्त के समय किसके आक्रमण हुए, हुनों का आक्रमण। या तो इसे कहा जाता है कि हुनों का आक्रमण को टाल दिया गया, या फिर अगर आक्रमण हो भी गया तो इसे कंट्रोल में कर लिया कौन, स्कंदगुप्त ने। तो हुनों का आक्रमण किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। भारत में लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब होती है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा था, और ये क्वेश्चन 100% आए हैं कि नहीं आए हैं, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पे लघु के जगह पे उद्योग जो है, इसके जगह पे वित्तीय लिखा है, लघु वित्तीय इस प्रकार से कुछ लिखा था, है ना। तो मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके इसे मैं बनाया हूँ कि यही पूछा गया होगा। भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में 2 अप्रैल 1990 को होता है, और उस समय जो है प्रधानमंत्री के जगह पे विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो है सरकार होती है। उसके बाद आपका चंद्रशेखर साहब का सरकार आता है, फिर आता है आपका जो है नरसिम्हा राव की सरकार। ये राजीव गांधी साहब के बाद की बात है। इसके अलावा तो ये इसके मुख्यालय जो है सिडबी का ये लखनऊ में है, और इससे समिति जो जुड़ी हुई है आबिद हुसैन, मैंने एक नाबार्ड भी बताया है, शिवरामन समिति जुड़ी हुई है, 1982 में स्थापना हुआ था। इसके अलावा
सबसे अधिक राज्यसभा का सीट किस राज्य में है? तो राज्यसभा कहे चाहे लोकसभा, दोनों का सबसे अधिक सीट जो है ये उत्तर प्रदेश में ही। आप जानते हैं कि भारतीय संसद में सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सदस्य है। दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के लोकसभा में 48 सीट और राज्यसभा में 19 सीट है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और बिहार का 40 सीट है लोकसभा में और 16 सीट है राज्यसभा में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एलपीजी में कौन सा गैस होता है पूछ रहा है? ब्यूटेन होता है मेरे भाई। एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है। एक सीएनजी का फुल फॉर्म काफ़ी पूछता था पहले, लेकिन जब से सीएनजी पे कार चलने लगा तब से कम पूछता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। 1540 में भारत के हुमायूं को किसको हराया था? मतलब युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था भाई? 1540 हो 39 हो, ये सभी के सभी युद्ध में जो है हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। जो 1540 वाला युद्ध फाइनल होती है और उसके बाद से हुमायूं को जो है निर्वासित ज़िंदगी जीना पड़ता है। और ये जो है आपका हुमायूं को निर्वासित ज़िंदगी जीना पड़ता है। शेरशाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक थे। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार के सासाराम में हो गया। बिहार के गया में एक मंदिर है, विष्णुपद मंदिर, ध्यान रखिएगा। एकता दिवस कब मनाया जाता है? कितने बार बताएं? 31 अक्टूबर को। मैंने ये भी बताया है कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है, लेकिन इसके मतलब पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में नहीं, है ना, वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और इसे याद रखने की जरूरत ही क्या है? जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो तो एकता नगर में ही स्थित है, क्योंकि जानते हैं पहले केवड़िया नाम हुआ करता था गुजरात में उस जगह का, लेकिन अब नाम बदल दिया गया है, एकता नगर कर दिया गया है। तो इससे याद भी और रख सकते हैं अच्छे से कि इन्हीं के जन्मदिन पे एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर। अच्छा, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचा प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर 182 मीटर जो है ऊंची प्रतिमा है, जो गुजरात के एकता नगर में स्थित है। इसके मूर्तिकार कौन थे? तो राम सुतार थे और ये नर्मदा नदी के समीप है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंधित कौन सा अधिनियम है? भैया सती प्रथा को अंत किए थे, एक ऑप्शन में ये भी दिया गया था, तो यही राइट आंसर होगा, है ना। लेकिन राजा राम मोहन राय की इसमें अथक प्रयास रहा है, तभी सती प्रथा का अंत हो पाया है इंडिया के अंदर। सबसे पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? परसों की क्लास में हमने रेलवे जोन को लिया था। और देखिए एग्जामिनर मुझे देखता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हैं, है ना। मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरी क्या औकात, है ना। सबसे पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय आपका बंगाल में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की 4 महानगर है। आप महानगरों को मैप पे देखिए और सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी रेल का मुख्यालय डाल दीजिए। तो सबसे पश्चिम में आपका महानगर है बम्बई। तो बम्बई का जो है सेंट्रल रेलवे, इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसके अलावा पश्चिमी रेलवे कह सकते हैं, वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल का भी है और पश्चिमी का है। तो पश्चिमी का चर्च गेट मुंबई में है, ठीक है। इसके अलावा जो पूर्वी रेलवे है ये बंगाल में है, जो दक्षिणी रेलवे है वो चेन्नई में है और जो उत्तरी रेलवे है दिल्ली में है। तो ये 4 महानगर में है। इसके अलावा मैंने यहीं पर ये भी बात किया था कि किस महानगर का नाम अब तक चेंज नहीं किया गया है, तो दिल्ली, है ना। चेन्नई मद्रास से हुआ है। इसके अलावा कोलकाता से आपका कलकत्ता से कोलकाता हुआ है, बम्बई से मुंबई हुआ है, लेकिन दिल्ली एज इट इज है। इसमें नई जरूर जोड़ा गया है लेकिन नाम चेंज नहीं किया गया है। नई दिल्ली जो है एक अलग जगह है, पुरानी दिल्ली भी एक अलग जगह है। इसके अलावा ओवरऑल दिल्ली कह देते हैं हम लोग। जिला के लिए समिति का गठन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 243 ZD। जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं 3 है हमारे पास, और भी हैं लेकिन हमने 3 लेके एक अलग वीडियो बनाया है, 243, 19 और 51 का A। इन तीनों को लेके हमने एक अलग वीडियो बनाया था, दोस्तों देख लीजिएगा। जिंदगी में 1-2 क्रिटिकल नंबर आपको देंगे, जहाँ पे 90% बच्चा गलती करेगा वहाँ वाला नंबर आपको देगा, क्योंकि इसमें 1-2 आर्टिकल नहीं है। खाली 243 में हम बात करें तो मेरे ख्याल में 9, है ना, 26 और 8, है ना, कम से कम इसमें 34-35 आर्टिकल है। तो बच्चे तो कंफ्यूज हो गए। तो एक आध बार अगर देख के हम कोई क्लू लगा के याद रख पाते हैं तो ये जो नंबर है, ये वाला क्वेश्चन जो बच्चे बनाए होंगे उनको जो है मेरिट वाला ये नंबर है, समझ रहे हैं। तो ये 243 ZD है, ठीक है। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन 243 ZA में है। ZA मतलब 26 खत्म हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा
महानगर योजनाओं की महानगर योजनाओं में जो महानगर में जो योजना होते हैं उनकी समिति का गठन होता है। इसके लिए 243 ZE का जो है प्रावधान है आर्टिकल। इसके अलावा एक और यहाँ से पूछता है 243 I ज़्यादा पूछता है। 243 I में जो है राज्य के लिए वित्त आयोग की गठन राज्यपाल करते हैं, तो ये बात आप समझना है। राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2021 के प्रथम संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा करा गया था। 2023 में हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है, तो ये हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री हैं इन्होंने किया है। 2023 में पहली जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में, और विजेता भी उड़ीसा ही रहा है। 2023 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। 4 गोल्ड भारत को मिला है। वो 4 गोल्ड किसके द्वारा? निखत जरीन, स्वीटी बुरा, नीतू घनघेस और लवलीना बरगोहन। तो ये 4 मतलब लेडीज है हमारे देश के महान जिन्होंने गोल्ड यहाँ पे दिलाई है बॉक्सिंग के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के 23 तारीख वाली प्रैक्टिस आए हुए प्रश्नों की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।